हेलो डियर फ्रेंड, SKR एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 फिजिक्स का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में 2022 का सेट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करा चुका था। आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा से सॉल्व कराने वाले हैं, जिसमें 8 का अथवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के गोले में वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर दूरी पर है। व्यास की दिशा में देखने पर बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए जब बुलबुला कांच के निकटतम पृष्ठ की ओर देखा जाता है। तो इसमें कांच का एक गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, अर्थात r बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। और इसमें इसके व्यास की ओर देखने पर ये मान लेते हैं इसका व्यास है, जिसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक कुल 3 सेंटीमीटर है। इस जगह से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। वायु का बुलबुला केंद्र से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर देखा जाता है। यहाँ पर वायु का बुलबुला है। अगर हम इसका किरण आरेख बना लें तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक अभिलंब खींच लेंगे। ये एक अभिलंब हो जाएगा। अब प्रकाश की किरण जब वायु से कांच में जाएगी तो यह किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब यह किरण अभिलंब से दूर हटेगी, इसको हम लोग पीछे बढ़ाएंगे तो इस वायु के बुलबुला का प्रतिबिंब इस जगह पर प्राप्त होगा। इस बिंदु को हम लोग O मान लें, इस बिंदु को हम लोग C मान लें, इस बिंदु को P मान लें व इस बिंदु को अगर हम Q मान लें तो देखिएगा यहाँ क्या होने वाला है। जब प्रकाश की किरण कांच से वायु में गई, अर्थात विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट गई। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल दूरी 3 सेंटीमीटर थी और इस केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, तो बची हुई दूरी ये वाली आपकी 2 सेंटीमीटर कहलाएगी, इस जगह से इस जगह तक। यानी कि वस्तु की दूरी u बराबर 2 सेंटीमीटर कहलाएगी, u बराबर 2 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी हमें v ज्ञात करना है। अगर हम बात करें u की दिशा उधर है और u हमेशा माइनस की होती है, तो जिस दिशा में वस्तु है उसी दिशा में गोले की वक्रता केंद्र अर्थात वक्रता त्रिज्या बनेगी, तो वक्रता त्रिज्या भी इसकी माइनस की होगी। अब बात करते हैं, अगर यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक दिया गया है 1.5 अर्थात 3/2। चूंकि प्रकाश की किरण ये ANG होता है, जबकि प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही है, तो प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाने के लिए ANG नहीं GNA प्रयोग किया जाएगा। GNA बराबर 1/ANG, 1/ANG करेंगे तो 1/3/2, 2 ऊपर पहुंचेगा और 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ अगर हम बात करें सूत्र n-1/r बराबर 1/n/v माइनस 1/u। सूत्र का प्रयोग करेंगे, n का मान ये लिया जाएगा GNA अर्थात 2/3 माइनस 1/r, r का मान -3 है, बराबर n का मान 2/3, इसी बटे में v है, v हमें ज्ञात करना है, माइनस 1/u और u का मान माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस का 2 हो जाएगा, तब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 3 एकम 3, 3 से 2 घटेगा अर्थात माइनस का 1 बचेगा, 1/3 और ये 3 इसी गुणे में आ जाएगा। 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1/3 और ये 3 आ गया बटे वाला, यहाँ पे ये भी माइनस का है, बराबर यहाँ क्या आएगा 2/3v प्लस 1/2, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 1/2 इधर आएगा तो 1/9 माइनस 1/2 बराबर 2/3v। तो यहाँ एलसीएम आपका 18 आएगा, तब 9 दूनी 18, 2 माइनस 2 नेम 18, 9 बराबर 2/3v हो गया। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ बचेगा माइनस का 7/18 बराबर
2/3V। अब 3 से काट देंगे 18, तिछाक 18, v का इधर गुणा कराएंगे, माइनस का 7v, 6 का 2 में कराएंगे, 6 दूनी 12, तो v बराबर 12 बटे माइनस का एक मतलब जाएगा -12/7, अर्थात माइनस चिन्ह यह दर्शा रहा है कि जिस दिशा में वस्तु रखी है उसी दिशा में वस्तु का प्रतिबिंब 12/7 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन रहा आपका 8 का अथवा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखेंगे बच्चों, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण जब समीप रखी दो कुंडलियों में से, देखेंगे यहाँ कोई समीप दो कुंडलियां रखी हुई हैं, मान लेते हैं एक कुंडली ये रखी हुई है और दूसरी कुंडली ये रखी हुई है। समीप रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। मान लेते हैं इसमें धारा I1, इसमें फेरों की संख्या N1, इसमें धारा I2 तथा इसमें फेरों की संख्या N2 है। तो देखेंगे अन्योन्य प्रेरण होता क्या है। समीप रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसमें विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। देखिए जब इसमें धारा का मान परिवर्तन करेंगे तो फ्लक्स परिवर्तन इस कुंडली में स्वतः होता है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं समीप रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर धारा के मान में परिवर्तन करने पर द्वितीयक या दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तित होता है। फ्लक्स परिवर्तित होता है जिससे द्वितीय कुंडली में विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, जिससे द्वितीय कुंडली में विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है। बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली बंद है तो उसमें धारा भी प्रवाहित होने लगती है। यदि कुंडली बंद है तो उसमें धारा भी प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, समीप रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने पर, किसी भी एक कुंडली में धारा के मान में, चाहे इसमें या फिर इसमें, धारा के मान में परिवर्तन करने पर द्वितीय कुंडली में स्वतः फ्लक्स परिवर्तित होता है। इसमें
जिससे द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि कुंडली बंद है तो उसमें धारा भी प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा गया है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है देखेंगे। अगर स्वप्रेरण गुणांक ध्यान देंगे, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा I के मान में परिवर्तन किया जाता है तो द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथियां होती हैं वही उनकी संख्या ही प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती हैं। अगर हम बात करें, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा I प्रवाहित हो रही है, प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित होती है, I1 प्रवाहित होती है, तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को यदि प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित होती है तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान देंगे बच्चों, फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या होती है वह द्वितीय कुंडली की बात करता है तो N2 N5 फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होती है। चूंकि द्वितीय कुंडली की बात की गई है इसीलिए N2 यह अनुक्रमानुपाती होगी किसके, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के। जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तब यहाँ N2 बराबर Mi1 यम अन्योन्य प्रेरण गुणांक होगा, जहां यम अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा पूछी गई है तो यहाँ हम लोगों को m बराबर N2 बटे I1 आया है। अब हम लिखते हैं परिभाषा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या होगी। तो ध्यान देंगे बच्चों, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पीयर प्रवाहित होती है तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में I1 का मान यदि 1 एम्पीयर हो जाए तो 1 का जब ऊपर भाग करेंगे तो N2 केवल बचेगा। तो बस वही लिख रहे हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 1 एम्पीयर प्रवाहित हो, धारा 1 एम्पीयर प्रवाहित हो तो द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को उत्पन्न फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। अब यहां आगे पूछा गया है हमसे दो समतल कुंडलियों के
अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। तो ध्यान देंगे, दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व। यहाँ दो समतल कुंडलियां हैं, एक समतल कुंडली ये हो गई तथा दूसरी समतल कुंडली ये हो गई। अब इसकी त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को R2 मान लेते हैं। यहाँ से कुछ फ्लक्स रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजरती हैं। कुछ इस प्रकार से चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं गुजर रही हैं। अगर हम बात करें, यह प्राथमिक कुंडली होगी जिसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है और यह द्वितीय कुंडली होगी जिसमें धारा I2 प्रवाहित हो रही है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे माना कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है। माना कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां समीप रखी हैं जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है। यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 व फेरों की संख्या N1 है और द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा I2 व फेरों की संख्या N2 है। फेरों की संख्या N2 है। तो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो प्राथमिक कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर म्यू नॉट Ni/2R। तो ध्यान देंगे, चूंकि प्राथमिक कुंडली की बात कर रहे हैं इसलिए N1 I1 और R1 का प्रयोग कर देंगे। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब चूंकि चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं जो है वो प्राथमिक कुंडली के साथ साथ द्वितीय कुंडली से भी गुजरती हैं, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं द्वितीय कुंडली से भी गुजरती हैं, द्वितीय कुंडली से भी जाती हैं। तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर, चूंकि द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है तो फाई 2 लिखेंगे। फाई 2 बराबर बी ए फाई बराबर होता है बी ए cos थीटा, क्योंकि cos 0 होगा, cos 0 का मान 1 होता है। यदि दोनों पक्षों में हम N2 से गुणा करा दें तो यहाँ N2 फाई 2 बराबर N2 BA आ जाएगा। N2 फाई 2, अगर हम बात करें यहाँ पे B का मान समीकरण 1 से यहाँ लगा देते हैं। N2 फाई 2 बराबर N2
बी का मान म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट N1 I1 बटे 2R1 इंटू समतल वृत्ताकार कुंडली है तो वृत्ताकार का क्षेत्रफल पाई। अब यहाँ वृत्ताकार चूंकि द्वितीय कुंडली ली जा रही है इसलिए R2 स्क्वायर लिया जाएगा। अब N2 ∅2 की बात करें तो ये I इधर गुणे में इधर बटे में आ जाएगी, तब यहाँ आएगा N2 ∅2 बटे I1 बराबर N2 म्यू नॉट N1 I1 इधर चला गया है पाई R2 स्क्वायर बटे 2R1 N2 ∅2 बटे I1 या अन्योन्य प्रेरण गुणांक होता है जिसे m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ m बराबर N2 N1 तो यहाँ हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2, इसके बाद यहाँ म्यू नॉट अपॉन 2 लिख दें या फिर हम यहाँ पे पाई बाई 2 लिख दें, पाई बाई 2 इंटू म्यू नॉट R2 स्क्वायर बटे 2R1 इंटू N1 इंटू N2। तो यह आपका समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित हो जाता है। यही आपके दो समतल कुंडलियों के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 का अथवा नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन से क्या समझते हैं, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। तो ध्यान देंगे दोस्तों, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन क्या होता है। सबसे पहले हम आपको नाभिकीय विखंडन बताएंगे। नाभिकीय विखंडन क्या होता है। नाभिकीय विखंडन जब किसी भारी तत्व के नाभिक पर मंद गति वाले न्यूट्रॉनों की बौछार करवाई जाती है तो भारी तत्व का नाभिक जो है वो हल्के दो भागों में टूट जाता है। इसी घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें अपार ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग लिखेंगे नाभिकीय विखंडन जब किसी भारी तत्व के नाभिक पर मंद गति वाले न्यूट्रॉनों की बौछार कराते हैं। मंद गति वाले न्यूट्रॉनों की बौछार कराते हैं तो यह नाभिक हल्के दो भागों में बट जाता है तथा अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तथा अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इस घटना को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उदाहरण की अगर बात की जाए तो उदाहरण के लिए एक भारी तत्व का नाभिक हम लोग यूरेनियम ले लेते हैं। यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 प्लस
मंद गति वाले न्यूट्रॉनों की बौछार करवाई जाएगी 0n1। तो यह हल्के दो भागों में बढ़ जाएगा। एक 56 बेरिलियम 144 प्लस, और ये बटेगा एक दूसरा भाग हो जाएगा इसका क्रिप्टन में। तो क्रिप्टन 36, क्रिप्टन 89 प्लस 3 नए न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, 3 नए न्यूट्रॉनों का यहाँ उत्सर्जन होगा प्लस अपार ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसी प्रकार से देखो यहाँ उदाहरण हमने दिया है कि एक 92 यूरेनियम 235 यूरेनियम के तत्व पर जब मंद गति वाले न्यूट्रॉनों की बौछार करवाएगी तो यह दो हल्के भागों में बढ़ गया। कौन कौन से? एक बेरिलियम तथा दूसरा क्रिप्टन, दो भागों में बटा तथा 3 नए न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ और अपार ऊर्जा मुक्त हो गई। इस घटना को हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अगर नाभिकीय संलयन की बात की जाए, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन जब हल्के दो नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। जब हल्के दो नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो इस घटना को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस घटना में भी ऊर्जा, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इस घटना में भी अपार ऊर्जा, अपार बोल सकते हैं या लगभग 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। इस घटना में भी, या हम बोल सकते हैं इस घटना में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए उदाहरण के लिए अगर बात करें, उदाहरण तो ध्यान देंगे यहाँ उदाहरण क्या होगा, 1H1 प्लस 1H2 एरो 1H3 प्लस 1H1 प्लस 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, 1H1 दो हल्के नाभिक, 1H1 प्लस 1H1 दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। 1H2 होगा यहाँ, 1H2 और 1H2 परस्पर संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इसमें भी अपार ऊर्जा या 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार आपका नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन भी पूरा होता है। इस प्रकार आप लोगों का 2022 का सेट नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया है। सेट नंबर 2 हम कल की वीडियो में आपको सॉल्व करवाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम बाकी के क्वेश्चन अर्थात नेक्स्ट सेट आपको कल की वीडियो में सॉल्व करवाएंगे।